इस कहानी का ये दूसरा और अंतिम भाग है। शुक्र है भगवान का कि ये कमबख्त आत्मा तो खत्म हुई। अधेड़ उम्र आदमी ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान इस आत्मा से छुड़ा दी। मेरा तो काम ही यही है प्रताप बाबू। रमेश, जो कि असल में संतोष था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु उसने तो मेरी जान ली ही ली थी। वो तो झाड़ियों की वजह से कार की रफ्तार कम हो गई, वरना मैं तो खुद इस समय आग में चल रहा होता। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये आत्मा पिछले कई सालों से मेरा सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई थी। वैसे मुझे एक बात की हैरत है कि मैं भी तो अपनी गाड़ी में आपके कहने पर आपके पीछे ही आ रहा था, फिर उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? अधेड़ उम्र आदमी ने सवाल किया। वह इसलिए कि मैंने आप पर एक मंत्र फूंक दिया था, परंतु मुझसे ये गलती हुई कि मैंने अपने ऊपर वो मंत्र नहीं पढ़ा, और शारदा मेरा इरादा भाप गई थी कि मैं उसे ख़त्म करने के इरादे से आ रहा हूँ, इसलिए वो मुझ पर हमला करने में कामयाब हो गई। इस आत्मा ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की हत्या बड़े ही दर्दनाक तरीके से की। कारण क्या था प्रताप साहब? संतोष ने पूछा। कारण? प्रताप खोए खोए लहजे में बोला। शायद वो अपने बीते लम्हों की याद में खो गया था। जब काफ़ी देर प्रताप की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो संतोष ने आगे बढ़कर प्रताप को हिलाया। प्रताप साहब, कहाँ खो गए? वो चौंका। मैं बीते लम्हों को समेटने की कोशिशें कर रहा था। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं 21-20 बरस का था। मेरे पिता गांव की पंचायत के सरपंच हुआ करते थे। शारदा के माता पिता का देहांत हुए कुछ अरसा ही हुआ था कि हमारे गांव में एक बदमाश हुआ करता था। उसका दिल शारदा पर आ गया। वो गलियों में आते जाते शारदा पर फिक्रे कसता था। शारदा ने मेरे पिता से शिकायत की। पिता ने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर उस बदमाश की खूब पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। शारदा इस बात से मुझसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और वो मन ही मन में मुझसे प्रेम करने लगी। इधर मेरी शादी के दिन करीब आने लगे। एक रात शारदा ने मुझे इसी मकान में बुलाया और अपने प्रेम का इजहार कर दिया। मैंने शारदा को साफ साफ बता दिया कि मैं उससे प्रेम नहीं करता। मैं जिससे प्रेम करता हूँ उससे मेरी शादी होने जा रही है। यह सुनकर वो गुस्से में आ गई और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और आगे बढ़ी और मेरे गले लग गई, तो मैं अपने आप को छुड़ाने लगा। इसी चक्कर में शारदा का सर जोर से दीवार से जा टकराया और उसकी डेथ हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया। उस समय इस मकान में मैं और शारदा अकेले थे। इस मकान में आने से पहले मैं शारदा के विचार से आगाह नहीं था और गांव में किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं करना था। काफ़ी समय बीत गया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं उसे इस घर में दफना दूं। गांव के लोग शारदा के बारे में खुद ही कोई न कोई राय कायम कर लेंगे और मैंने यही किया। मैंने साथ वाले कमरे में शारदा का शरीर दफना दिया। यह हादसा अनजाने में ही हुआ था, परंतु परेशानी मुझे हर समय परेशान करती थी। पिताजी के देहांत के बाद मैंने ये गांव छोड़ दिया, परंतु शहर में जाकर भी इस हादसे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर अचानक एक दिन मेरी पत्नी की पुरस्कार तरीके से डेथ हो गई, जो इंसानी समझ से बाहर थी। पुलिस इस बारे में कोई तहकीकात न कर सके और फिर मेरे बेटी की भी उसी तरह हत्या हुई। लाश पर कोई जख्म नहीं होता था, सिर्फ गर्दन पर 2 सुराख होते थे और शरीर का सारा खून निचोड़ लिया जाता था। उसके बाद मेरे छोटे बेटे और बेटी का भी यही हाल हुआ। एक रात शारदा मेरे पास आई और उसने बताया कि जो कुछ हो रहा है वही कर रही है और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। फिर मैं आपसे मिला और आपने मेरी ये समस्या हल कर दी। यहाँ तक कहकर प्रताप खामोश हो गया। मैंने गांव वालों से सुना है कि इस मकान में जो भी ठहरता था उसकी लाश ही मिलती थी। शारदा की आत्मा उसका खून पी जाती थी। चलो भगवान का शुक्र है कि गांव वालों की और आपकी जान भी इस आत्मा से छूट गई। संतोष ने मुस्कुराते हुए कहा तो प्रताप भी मुस्कुराने लगा। दोस्तों, इस तरह की कहानियों का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, तो सुने और एंजॉय करें।